देहरादून में शुक्रवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। शाम को करीब 5:30 बजे हुई इस बैठक में कुंभ मेले के आयोजन और प्रदेश की शिक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्य सरकार ने बजट सलाहकार पद सृजित करने का फैसला लेते हुए एलन पंत को बजट सलाहकार बनाया गया है। साथ ही उत्तराखंड राज्य औषधि नियंत्रण सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी। कुंभ के भव्य आयोजन के लिए मेला अधिकारी को 2 करोड़ रुपए की पावर दी गई। साथ ही मेले में आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए कमिश्नर को 5 करोड़ रुपए की पावर मिली। प्रदेश की शिक्षा को देखते हुए अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया में केंद्रीय विद्यालय के लिए निःशुल्क भूमि देने का फैसला कैबिनेट में लिया गया है। इसी के साथ ही सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य, संस्कृति, शिक्षा विभाग जैसे अन्य विभागों के लिए 12 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बाल हिंसा, बाल अपराधों को बढ़ता देख प्रदेश में भी बाल मित्र पुलिस थाने बनाए जाएंगे। इसी क्रम में राज्य का पहला बाल मित्र पुलिस थाना देहरादून के डालनवाला में शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को बाल थाने का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कहा, बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह हैं, जिन्हें अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए ढाला जा सकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों की सहायता के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा की। तकरीबन 5 लाख रुपए की लागत से बनाया गया ये बाल मित्र थाना अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले और गुमशुदा नाबालिगों को विशेष काउंसलिंग कराएगा। उन्होंने कहा कि निराश्रित बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की ओर सरकार प्रयासरत है। बच्चों में थाने के नाम से भय ना हो, इसको लेकर यह व्यवस्था बनाई गई है। एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि बाल मित्र थाना एक बहुत अच्छा कदम है। थानों में आने वाले बच्चे पुलिस से भयभीत ना हो, इसके लिए वहां पर बच्चों के अनुकूल माहौल बनाया गया है। डालनवाला के बाद सभी जगह इस तरह की व्यवस्था करने की तैयारियां चल रही हैं। उत्तराखंड में शुक्रवार को कोरोना के 162 नए मरीज मिले और 4 संक्रमितों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को बागेश्वर में 1, चंपावत में 1, रुद्रप्रयाग में 1, पिथौरागढ़ में 3 और चमोली और टिहरी में 2-2 संक्रमित मरीज मिले। इसके अलावा अल्मोड़ा में 4, देहरादून में 67, हरिद्वार में 21, नैनीताल में 54, यूएस नगर में 4 और उत्तरकाशी जिले में 2 मरीजों में वायरस की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या 95,354 हो गई है। शुक्रवार को 283 मरीज ठीक हुए, जिसके साथ ही ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 90,247 हो गया है। 1305 मरीज राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के बाद मरने वाले कुल लोगों की संख्या 1626 पहुंच गई है। उत्तराखंड प्रगति की ओर तेजी से चल रहा है। प्रदेश को डिजिटलाइज करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी अब ई ऑफिस प्रणाली से जुड़ गए हैं। उत्तराखंड सचिवालय में सारा कार्य अब ई ऑफिस के तहत किया जा रहा है। यहां तक कि कैबिनेट की बैठकें भी अब ई कैबिनेट के रूप में हो रही हैं। इस 1 वर्ष की अवधि में 4,621 पत्रावलियों का निस्तारण इसी प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 1 वर्ष पूर्व यानी 21 जनवरी 2020 को प्रदेश के कार्यों में पारदर्शिता लाने और कार्यों के सुचारू निस्तारण कराने के लिए ई ऑफिस प्रणाली शुरू की थी, जिसके अंतर्गत अधिकांश कार्यालय ई ऑफिस प्रणाली से जुड़ चुके हैं। वहीं सचिवालय प्रशासन ने अब सचिवालय प्रवेश को लेकर कोरोना काल के दौरान लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। अब पहले की तरह पास लेकर आगंतुक व मीडिया कर्मी सचिवालय में प्रवेश कर सकेंगे। गुरुवार को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि आने वालों को मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना है। बिना फेस मास्क के सचिवालय में प्रवेश को अनुमति नहीं दी जाएगी। सचिवालय में आने वालों को जिस अधिकारी से मिलने के लिए पास जारी होगा, वह उसी अधिकारी से मिलेगा। पास जारी होने के 2 घंटे की अवधि से अधिक आगंतुक सचिवालय परिसर में नहीं रहेंगे। कुंभ मेला प्रशासन यातायात की सुविधाओं को सहज करने की कोशिश करने में लगी हुई है। हरिद्वार महाकुंभ में विभिन्न राज्यों के लिए परिवहन निगम 200 बसों के संचालन को मंजूरी मिलने का इंतजार है। राज्यों से आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या पर बसों के फेरे निर्भर करेंगे। माना जा रहा है कि लंबे समय से घाटे में चल रहे परिवहन निगम के लिए कुंभ संजीवनी लेकर आएगा। महाप्रबंधक तकनीकी एवं संचालन दीपक जैन ने बताया कि कुंभ के लिए फिलहाल 200 रोडवेज बसें चलाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इन बसों के संचालन के लिए हरिद्वार में 6 अस्थायी बस स्टैंड बनाए जाएंगे। इनमें ऋषिकुल में 2, दक्ष मंदिर के पास, धीरवाली, बैरागी कैंप और गौरी शंकर में एक बस स्टैंड बनाया जाएगा। इनका काम 15 फरवरी तक पूरा हो जाएगा। हरिद्वार कुंभ के सहायक महाप्रबंधक को भी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे बसों की संख्या बढ़ती जाएगी। महाकुंभ में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों के लिए बसें चलाने की योजना है। कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के लिए सीएनजी बसों को संचालित किया जाए।
नैनीताल जिले में शुक्रवार की ठंड ने 11 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साल की शुरुआत में मौसम काफी सहज रहा, पर दिन गुजरने के साथ ही ठंड ने भी अपना प्रकोप डालना शुरू कर दिया है। हल्द्वानी में कोहरे और शीतलहर के कारण अधिकतम तापमान 11 सालों में सबसे कम दर्ज हुआ है। शुक्रवार को नैनीताल नगर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम रहा। कम तापमान होने के कारण भी अभी तक वर्षा और बर्फबारी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं 23 और 24 जनवरी को प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से हल्की वर्षा व बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने इस बार 2200 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होने की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों समेत गढ़वाल क्षेत्र के देहरादून, हरिद्वार जनपदों के कुछ स्थानों पर मौसम के बदलने के साथ बारिश बर्फबारी हो सकती है। वहीं राज्य में जनवरी माह में अभी तक कुल 39% बारिश हुई है। कम बारिश होने की वजह से वातावरण में नमी भी काफी कम हो गई है। प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। हल्द्वानी के वैक्सीनेशन बूथों में हर दिन करीब 400 लोगों को टीका लगाया जा रहा है। कुमाऊं में सप्ताह के अंत तक कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खेप पहुंच जाएगी। कोविशील्ड की दूसरी खेप विशेष विमान से देहरादून लाई गई। प्रदेश के 13 जिलों के लिए दूसरी खेप में 92,500 डोज आई हैं। राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर कुलदीप मारतोलिया ने बताया कि शनिवार तक कुमाऊं के 6 जिलों में कोविशील्ड टीके की दूसरी खेप को पहुंचाया जाना है। देहरादून में वैक्सीन को चेक करने के बाद इन्हें कुमाऊं के क्षेत्रीय टीका केंद्रों में भेज दिया जाएगा। दूसरी खेप भी रुद्रपुर के क्षेत्रीय टीका केंद्र और अल्मोड़ा के क्षेत्रीय टीका केंद्र में जाएगी। बता दें कि रुद्रपुर से नैनीताल और चंपावत को टीका भेजा जाएगा, जबकि अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ और बागेश्वर को टीका दिया जाएगा। वैक्सीन के आने के बाद प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है, पर अभी कोरोना का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। यही देखते हुए देहरादून के परेड ग्राउंड में होने वाली गणतंत्र दिवस की रैली में उन्हीं लोगों को शरीक होने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने रैली के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए इस बार अधिकतम 1000 व्यक्तियों को ही समारोह में प्रवेश करने दिया जाएगा। इसके लिए इच्छुक व्यक्तियों को देहरादून m.hiesys.com लिंक पर अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आग्रह किया कि जो व्यक्ति गणतंत्र दिवस समारोह में शरीक होंगे वह कोरोना संक्रमण की रोकथाम के नियमों का पालन करें। समारोह 26 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। इसके बाद विभिन्न विभाग अपनी झांकियों का प्रदर्शन करेंगे और संस्कृति विभाग के माध्यम से एक सूक्ष्म सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। मोबाइल पर पंजीकरण संबंधी जानकारी प्राप्त होगी और उसे परेड ग्राउंड के प्रवेश गेट पर दिखाना होगा। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट करें। कोरोना वैक्सीन के आने के बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में भी गिरावट देखने को मिल रही है। प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए होने वाली RT-PCR टेस्ट की कीमतों को भी अब काफी कम कर दिया है। प्रदेश में अब निजी लैब में यह जांच केवल 500 रुपए में हो सकेगी। अभी तक निजी लैब में इसकी जांच की कीमत 900 रुपए थी। वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट की कीमत भी 427 रुपए कर दी गई है। पहले यह कीमत 719 रुपए थी। शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इससे अधिक जांच शुल्क लेने की शिकायत मिलने पर संबंधित लैब के खिलाफ महामारी एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में अब गिरावट आई है। इसे देखते हुए शासन ने RT-PCR जांच की दरों का 8 माह में तीसरी बार पुनर्निर्धारण किया है। सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक अब सरकारी या निजी चिकित्सालयों से निजी लैब में भेजे जाने वाले सैंपल की जांच 400 और निजी लैब द्वारा स्वयं सैंपल लेने पर जांच की दर 500 रुपए होगी। प्रदेश में बन रही करीब 900 किलोमीटर की ऑल वेदर रोड परियोजना को लेकर अब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी मदद करेगा। इससे कुमाऊं एवं गढ़वाल दोनों मंडलों में इस काम को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। DRDO सचिव डॉक्टर सतीश रेड्डी बताते हैं कि इस समय उत्तराखंड में विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले दुर्गम क्षेत्रों से ऑल वेदर रोड का निर्माण हो भी रहा है, जहां भूस्खलन से लेकर बर्फ वाले कठिनतम क्षेत्र हैं। इन जगहों पर DRDO की लैब अत्याधुनिक तकनीक की मदद से सड़क मार्ग के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाएगी और मजबूती भी प्रदान करने का काम करेगी। गढ़वाल में चारधाम मार्ग के अलावा कुमाऊं में टनकपुर से चंपावत के बीच 150 किलोमीटर निर्माणाधीन रोड में कई पर्वतीय हिस्से बेहद खतरनाक हैं। इसके चलते निर्माण फाइनल करने की तिथि भी आगे खिसक रही है। ऐसे में भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में DRDO भूस्खलन, बर्फ के बीच निर्माण एवं बारिश से सड़क को नुकसान को कम करने में तकनीकी मदद करेगा। नैनीताल के कलाकारों को जल्द ही ओपन एयर थिएटर में अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। नगर के मुख्य रंगकर्मियों ने 2010 में इसे बनाने की मांग की थी। प्रदेश में सरकार ने इसके प्रस्ताव में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाते हुए इसे आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए जुटे रहे।
रंगकर्मी सहित नैनीताल के विधायक संजीव आर्य के प्रयासों से जिला योजना से इस ओपन थिएटर के लिए 36 लाख की स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही पेयजल निगम को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है। विधायक ने बताया कि नैनीताल में ओपन थिएटर की मांग निरंतर रंगकर्मी, रंगमंच एवं नाट्य कला से जुड़े लोग एक दशक से कर रहे थे। अब जल्दी BM शाह पार्क नैनीताल जो टूटी फूटी हालत में है, वहां पर 36 लाख की लागत से शहर का पहला ओपन एयर थिएटर बनाया जा रहा है। कार्यदायी संस्था पेयजल निर्माण निगम द्वारा निर्माण की सभी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। विधायक ने इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का आभार प्रकट किया है। रंगकर्मी मिथिलेश पांडे ने कहा कि इस काम के लिए जल्द ही रंगकर्मियों द्वारा विधायक का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। कड़ाके की ठंड के बीच सीमा सड़क संगठन ने उत्तराखंड में चीन की सीमा के नजदीक स्थित लास्पा गांव को वाईफाई से जोड़ दिया है। मुनस्यारी मिलम सड़क बना रहे BRO ने सीमावर्ती गांव तक संचार नेटवर्क स्थापित कर गांव को दुनिया से जोड़ दिया है। यह गांव पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी से 56 किलोमीटर दूर चीन सीमा के नजदीक स्थित है। सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों ने -11 डिग्री तापमान पर काम करके अपने बुलंद हौसलों का परिचय दिया। बर्फबारी के बाद गर्मियों के मौसम में यहाँ ग्रामीण पहुँचते हैं। अब वे भी वाईफाई सेवा का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा चीन सीमा की चौकसी में तैनात रेलकोट चौकी के जवानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। जवान महज 5 किलोमीटर दूर लास्पा गांव पहुंचकर अपने परिवार से वीडियो कॉल कर सकेंगे। यह पहली बार है कि उत्तराखंड में कोई उच्च हिमालयी क्षेत्र वाईफाई से जुड़ा है।